बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक 4.6 और 4.7 को। 4.6 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बिलोंग्स टू मैटर, कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो मैटर से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी मादे से ताल्लुक़ रखती हैं। अब मादा क्या होता है? छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एक रॉड की। ऐसे समझें, ये हमारे पास एक रॉड है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। इस रॉड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। इसमें जो तमाम पार्टिकल हैं वो डाउनवर्ड फोर्स की वजह से, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। अब देखें कि ये जो पार्टिकल्स डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी जब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनकी मखसूस डायरेक्शन है। जब भी किसी भी हमारे पास क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है तो वो वेक्टर से बिलोंग करती है। अब आपको पता है कि एक वेक्टर दूसरे के साथ मिलकर, यानी जब हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल की मदद से जमा करते हैं तो उनका एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। अब इन पार्टिकल का भी एक रिजल्टेंट पार्टिकल होगा जिसके ऊपर ये तमाम पार्टिकल अपनी फोर्स लगा रहे होंगे। तो वो जो पार्टिकल, इन पार्टिकल का जो पॉइंट होगा उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अब मिसाल के तौर पर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये पॉइंट है। अब इसी ही पॉइंट के ऊपर तमाम पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? एक्ट कर रहे होंगे और ये एज अ रिजल्टेंट काम कर रहा होगा। अब देखें कि यहाँ से यहाँ तक जितने पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद और उनकी मिकदार इस साइड वाले पार्टिकल के जो तादाद के है वो इक्वल होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या बताती है, वो क्या कहना चाहती है। अ पॉइंट, सबसे पहले देखें कि उसने क्या कहा है। एक पॉइंट है वेयर द होल वेट। अब अगर ये जमीन पर होता तो मास है, अगर जमीन से ऊपर है, नीचे की तरफ उसकी ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है तो वेट के इक्वल हो जाएगा। अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी appears to act vertically downward is called center of gravity। अब जहां पर उसका वेट अपेयर होगा और वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी अमूदी वो नीचे की तरफ अपेयर होगा और वो नीचे की तरफ अमूदी तौर पर 90 के जावे के साथ वो नीचे की तरफ क्या कर रहा होगा? एक्ट कर रहा होगा। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। ये तो हमारे पास एक रॉड की शेप थी। हम देखते हैं अब कुछ और शेप्स को। जिस तरह हमारे पास ये एक क्यूब है। अब ये जो क्यूब है इसको देख ले बेटा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है कि रिजल्टेंट पॉइंट को कहते हैं, यानी जहां पर दोनों फोर्सेस क्या हों? इक्वल हों। तो हम देखते हैं कि हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, यानी इसके एक कोने को दूसरे के साथ मिला लेते हैं। तो हमारे पास इन दोनों के सेंटर में जो पॉइंट बन रहा है
वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। या अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल के अंदर देखिए बेटा कि सर्कल के अंदर कैसे इसका पॉइंट होगा। तो हम सर्कल को भी दो हिस्सों में डायमीटर के तौर पर डिवाइड करते हैं। अब यहाँ भी हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम डिस्कस करते हैं एक ट्राइंगल के बारे में कि ये एक ट्राइंगल है। अब इसका किस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हम देखते हैं कि हम इसको पहले दो हिस्सों में यानी दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको मजीद हम यहां से भी डिवाइड कर देते हैं। अब दोबारा हम इसको इस पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं, जो पॉइंट इसका यहां पर आएगा। अब इन सब के दरमियान में बनने वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब लास्ट में देखें कि हमारे पास एक सिलेंडर है। अब हम सिलेंडर को देखते हैं कि सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे होगा। सिलेंडर को बना लेते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर बन गया। असल में सिलेंडर हमारे पास सेमी सर्कल होता है, तो हम इसको दरमियान से कट भी कर सकते हैं। सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और इसका ये पॉइंट जो होगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के तौर पर काम करेगा। अब हम सर्कल को यहाँ से यहाँ पर डिवाइड करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ये जो पॉइंट होगा ये उसका क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट होगा। और यहाँ से जो दरमियान में पॉइंट गुजर रहा है ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। मजीद आगे देखते हैं। ये तो था हमारे पास कुछ रेगुलर शेप का। अब हमारे पास जो होंगी वो इर्रेगुलर शेप्ड होंगी। तो अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड थिन लेमना। तो ये हमारे पास अब इर्रेगुलर शेप्ड होगा, इसकी कोई खास शेप नहीं होगी। सिंपल मेथड टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज बाय यूज ऑफ प्लम लाइन। अब प्लम लाइन क्या होती है कि प्लम लाइन एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसको मजदूर या मिस्त्री इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो दीवार की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो हर ईंट के बाद रखने के बाद जब एक ईंट का एक ऐसे सरफेस को कंप्लीट कर लेते हैं, एक ऐसी लाइन को कंप्लीट करते हैं, तो वो एक प्लम लाइन की मदद से जो क्या कर रही होती है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, उसकी स्ट्रेट को यानी सीधाई को चेक कर रहे होते हैं कि वो लाइन सीधी जा रही है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इरेगुलर शेप चीज को देखते हैं कि रेगुलर शेप का हम किस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम एक इरेगुलर शेप्ड पार्टिकल लेते हैं। अब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखने के लिए हमें इसकी क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत सारी लाइनों को आपस में मिलाना पड़ेगा जिससे उसके पॉइंट क्या होंगे जाहिर हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम लाइनों को क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब इस तरह डिवाइड करने से इसका कोई मखसूस पॉइंट हमारे पास आएगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये डाउनवर्ड किस तरह है। तो इसका जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद इरेगुलर बनाएं, इस टाइप का, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने के लिए हमें पहले इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर लाइनों को क्या करना पड़ेगा,
इस तरह प्लम्ब लाइन की मदद से ड्रा करना पड़ेगा। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक 4.7 को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कपल। 4.7 टॉपिक है कपल। अब कपल से आपको साफ जाहिर समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जो फोर्सेस होंगी या जो भी चीज़ होगी वो जोड़े में होगी, यानी दो की हालत में होगी। अब अ कपल इज फॉर्म्ड, कपल बनती है बाय टू अनलाइक पैरेलल, दो अनलाइक यानी एक जैसी ना हो, पैरेलल फोर्सेस, तो पैरेलल फोर्सेस होंगी, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, उनकी जो मिकदार होगी वो सेम होगी, बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन, लेकिन वो दोनों एक ही लाइन में नहीं होंगी। इज कॉल्ड कपल, उसको क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। मजीद देखें कि कपल इज अ फॉर्म्ड, कपल क्या होती है, पैदा होती है, बनाई जाती है बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, अनलाइक होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। अब ये जो अनलाइक फोर्सेस होंगी इसके लिए क्या होगा कि उनकी मिकदार तो सेम होगी लेकिन वो एक ही लाइन पर क्या होंगी, अलॉन्ग नहीं करेंगी, यानी एक ही लाइन पर अमल नहीं करेंगी। तो इसकी एक सादा सी मिसाल होती है स्टीयरिंग व्हील। अब स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का आपने देखा हुआ होगा कि वो सर्कुलर टाइप होता है। इसके ये वाला जो पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा। अब सेंटर इसके ऊपर जो होगा, अब यहां पर इसकी एक फोर्स इस तरफ एक्ट करती है तो दूसरी जो फोर्स होती है वो इस तरफ एक्ट करती है। ये दोनों सेम ही लाइन पर अमल नहीं करती, यानी दोनों एक ही लाइन पर नहीं होंगी। एक अगर क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है सीसा की। सीसा वाला झूला आपने देखा हुआ होगा जिसके ऊपर दोनों, एक सेंटर के ऊपर क्या होता है, एक एक्सल लगाया जाता है और दोनों साइड पर दो पार्टिकल यानी दो पर्सन बैठते हैं, एक पर्सन इस साइड पर और दूसरा पर्सन क्या होता है इस साइड पर। अब एक यहाँ इस तरफ यानी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा इसकी मुखालिफ सिमत में यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना असल में कपल को फॉर्म करता है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम नाम दे देते हैं, ये ओ पॉइंट है और इसको पर्सन ए का नाम दे दें और यहाँ पर इसको पर्सन बी का नाम दे दें। यानी यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो बी होगी और वहाँ पर फोर्स ए होगी। अब आपको पता है कि जो टार्क होता है वो इक्वल होता है, टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। अब मोमेंट आर्म की ये फोर्स है और ये क्या है, मोमेंट आर्म। तो यहाँ से यहाँ तक इसके लिए हमारा अलग से होगा और यहाँ से यहाँ तक इसके लिए टार्क हमारे पास अलग होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो टार्क होगा जिसका मोमेंट आर्म होगा वो ओ ए होगा और इसके लिए क्या होगा, ओ बी होगा। तो हम बाद में क्या करते हैं, टोटल टार्क को देखते हैं। तो उसके लिए टार्क वन जो होगा यानी टा वन इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पर जो होगी वो आएगी ओ ए और टा टू के लिए इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई ओ बी। अब टोटल टार्क की बात करते हैं, यानी टोटल टार्क जो होगा वो टी के इक्वल होगा और वो इन दोनों का क्या होगा, मजमुआ होगा, जिसको हम एफ क्रॉस ओ ए प्लस एफ क्रॉस ओ बी से लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर फोर्स कॉमन है
तो हम फोर्स को बाहर कॉमन ले आते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ओ ए प्लस ओ बी। अब यानी फोर्स ए और फोर्स बी जो है ये हमारे पास दो फोर्सेस का मजमुआ है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इंटू ए बी या एफ ए बी। अब मजीद देखें कि एफ ए बी इनके दरमियान में क्रॉस आएगा कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मजीद देखते हैं कि ये जो हमारे पास फोर्सेस आई हैं ये जो है ये परपेंडिकुलर फोर्सेस होंगी। तो कपल इज द प्रोडक्ट, इसको कह सकते हैं कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्सेस, जो क्या होंगी, एनी एंड परपेंडिकुलर एंड टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। ये जो फोर्सेज होंगी ये भी परपेंडिकुलर होंगी। ये परपेंडिकुलर किस तरह होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अपने सेंटर से परपेंडिकुलर है और यहाँ से ये अपने सेंटर से परपेंडिकुलर है। और ये फोर्स हमारे पास, हम इसको बी का नाम दे सकते हैं और इसको फोर्स ए का नाम भी दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट होता है टू फोर्सेस का एंड परपेंडिकुलर फोर्स। और दो हमारे पास, ये जो हमारे पास ओ ए और ओ बी लगी है ये भी तो एक फोर्सेज है, तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्सेज एंड परपेंडिकुलर फोर्स। जिसको हम परपेंडिकुलर असल में फोर्स कह रहे हैं, ये फोर्स तो बाद में, असल में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा जिसकी वजह से ये फोर्स पैदा होगी ऑफ टू लाइंस, यानी दो लाइंस की जो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इसका जो हमारे पास असल पॉइंट बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम है, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आएगा। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्सेज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये उसका प्रोडक्ट होगा। और ए भी हमारे पास क्या है, एज अ डिस्टेंस एक्ट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।